दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बीच एक नया डिस्कोर्स खड़े होते हुए दिख रहा है। राहुल गांधी ने एक लेख अभी लिखा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही संस्करणों में छपा। उस लेख में राहुल गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राजे रजवाड़ों का जिक्र क्या किया कि राहुल गांधी के अपने पुराने दोस्त और कितने करीबी जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं ना, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया फैल गए पूरी तरीके से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। अब ये विमर्श क्या है, और अभी शाम होते होते खबर और आ गई। आरएसएस ने खुल करके अपने मुखपत्र में राहुल गांधी की मुखालफत करते हुए राजे रजवाड़ों के पक्ष में अपनी पूरी प्रतिबद्धता जाहिर की है। दोस्तों, इस खबर पर गहन विश्लेषण की जरूरत है और मैं बात शुरू करूंगा डॉक्टर अंबेडकर के उस विचार से। संविधान बनने के बाद, लागू होने के बाद, अंबेडकर ने अपने कुछ दोस्तों से, और खासकर जिसमें गरीब वंचित दलित तबके के लोग थे, उनसे कहा था कि हमने रानियों की नसबंदी कर दी है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मत पेटी से पैदा होगा। यानी लोकतंत्र में राजा कौन होगा? जो पार्लियामेंट में बैठा होगा, जो विधानसभाओं में बैठा होगा, जो प्रशासन में है, वो एक अलग किस्म का राजा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उस पूरे जो चला आ रही थी राजतंत्र की व्यवस्था, उसको बदल करके लोकतंत्र और संविधान के उस तंत्र के भीतर समाहित करने को लेकर के जो खुशी जाहिर की थी, वो आधुनिक भारत के नवनिर्माण की तरफ संकेत कर रही थी। लेकिन तब भी कुछ संगठन, लोग और विचार थे जो राजा रजवाड़ों के पक्ष में खड़े हुए थे। उसमें चाहे रामराज्य परिषद हो, वो स्वतंत्र पार्टी हो श्री राजगोपालाचारी की, या आगे चल करके आरएसएस ने पूरे तौर पर राजतंत्र और राजे रजवाड़ों का पक्ष लिया। आपको यह भी मालूम होगा कि सरदार पटेल ने इन तमाम राजे रजवाड़ों पर नकेल कसी सी 552 के करीब रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराया था। और ये राजे रजवाड़े कितने निर्दयी थे। अगर स्वाधीनता आंदोलन का ही अगर आप जिक्र करें तो उस समय ये राजे रजवाड़े अंग्रेजों के साथ मिलकर के, उसमें सब नहीं लेकिन अधिकांश राजे रजवाड़े अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे, दलाली कर रहे थे, अंग्रेजी राज को कायम रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने तो बाकायदा स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ गद्दारी की। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। उन्हीं राजे रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया गया, वो डेमोक्रेटिक वो पूरी व्यवस्था बनाई गई। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि राजतंत्र तो चलेगा, और कुछ शर्तों के साथ ये हुआ। सरदार पटेल भी जब भारतीय संघ में उनको शामिल कर रहे थे तो कुछ शर्तें और कुछ विशेषाधिकार दिए गए जो प्रीवी पर्स के नाम से जाने गए, और आगे चल करके इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म किया। जो लोग इंदिरा गांधी को आपातकाल का खलनायक बनाते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेमोक्रेसी में और आपातकाल का लगना, ये स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन वो आपातकाल भी संविधान के एक अनुच्छेद के जरिए लगाया गया था, और उस आपातकाल में कुछ ज्यादती भी हुई, इसमें भी कोई संकोच नहीं है कहने में।
लेकिन इस देश के गरीबों, वंचितों, दलितों और आदिवासियों की तरक्की भी हुई, ये भी कहना चाहिए। चाहे उनके जमीनों के पट्टे मिले हों, बैकलॉग की नौकरियां मिली हों, और उस समय सबसे ज्यादा नौकरियों में दलित और आदिवासी आए, गरीबों का बड़ा भला हुआ। तो वो एक आपातकाल है, और आपातकाल की बहुत सारी खूबियां भी हैं, और जो जातियां हुई हैं उसकी आलोचना भी होती है और होनी चाहिए। लेकिन ये आपातकाल क्यों लागू करना पड़ा इंदिरा गांधी को, जब कभी आप इस पर सोचिएगा तो आपको 2-3 बड़े कारण दिखाई पड़ेंगे। उसमें एक कारण है प्रिवी पर्स का खात्मा। जो राजा महाराजा उपाधियां लगाते थे, महाराजा, राजा, धीराज, ये सब, और जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था, उसको ध्वस्त कर दिया इंदिरा गांधी ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये 2-3 ऐसे कारण थे जिसको लेकर के जो सामंती पूरा तंत्र था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था। आगे चल करके आरएसएस ने इन राजे रजवाड़ों को फिर से खड़ा किया, हवा दी उनको, उनकी अस्मिता को खड़ा किया कि नहीं साहब, राजे रजवाड़ जिन्होंने जमीनें हथियाई थी एक तरह से, जिन्होंने लोगों को गुलाम बनाया था, जो उनकी जनता को कोई अधिकार नहीं था, जानवरों की तरह जिस जनता को हाँक दिया जाता था राजतंत्र में, उस राजतंत्र को फिर से खड़ा करने के लिए आरएसएस सामने आता है। लेकिन चाबुक था डेमोक्रेसी का, चाबुक था संविधान का, चाबुक था उस पूरे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो ये नहीं हिल पाए। अब क्या है, अब राहुल गांधी जिस तरह से उस डेमोक्रेसी के पावर स्ट्रक्चर को वंचितों तक पहुंचाना चाहते हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि इस देश के 10% लोग ही सत्ता में हैं, 5% लोग, बमुश्किल 5% लोग उस सत्ता का लाभ उठा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं बजट के समय का। और इस देश के जो 90% लोग हैं, जो श्रमशील हैं, जो कारीगर हैं, जो दैनिक भोगी हैं, जो इस देश के खेतों में काम कर रहे हैं, जो सड़क पर खड़ा हुआ जो मजदूर है, जो कटाई कर रहा है, जो अट्टालिकाएं बना रहा है, कारीगरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो इस देश का 90% तबका है। उसके पास पावर नहीं है, और पावर नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो फिर नीतियों में उनका भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, जबकि सरकार उनके बलबूते बनती है। तो जब उस पावर को राहुल गांधी नीचे की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो मिर्ची आरएसएस को लगना स्वाभाविक है, क्योंकि आरएसएस तो राजतंत्र का पिट्ठू है, उसको तो राजतंत्र चाहिए, वो पेशवाई राजतंत्र उसको चाहिए, जहां दलित अछूत बहिष्कृत करके सड़क पर चलने के लिए के अधिकारी ना हो, झाड़ू बांध करके चले, मटकी लटका करके चले, उनको वो चाहिए, मनुस्मृति का विधान चाहिए। राहुल गांधी जिस पर लगातार चोट कर रहे हैं कि ये जो मनुस्मृति है वो संविधान के लिए खतरा है, और मनुस्मृति के सोच वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए जो संविधान को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रहे हैं, उसको निष्क्रिय बना रहे हैं। डंके की चोट पर जब वो ये कह रहे थे कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो लोगों ने सबक सिखाया, उनको तमाचा मारा उनके गाल पर। लेकिन अब वो जान गए हैं, तो संविधान के सामने नाक रगड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि साहब संविधान को हम पूजते हैं। संविधान को पूजने की जरूरत नहीं है, संविधान को अप्लाई करने की जरूरत है, और संविधान को पूज करके उसको दफना दिया जाए, इस साजिश को बेनकाब राहुल गांधी कर रहे हैं। और अब जिस लेख की चर्चा हमने शुरू में की थी, उस लेख पर थोड़ा सा आते हैं, और फिर इस लेख के और आज के राजनीतिक विमर्श का प्रभाव क्या पड़ेगा इस चुनाव पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा इतिहास की बात कर रहा था।
राहुल गांधी ने अपने उस लेख में कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार में मोनोपोली लागू करके और इस देश का आर्थिक दोहन किया, कारीगरों का शोषण, किसानों का शोषण, इस देश के दस्तकारों का शोषण, ये करके और उन पर शासन उत्पीड़न करके गुलाम बनाया, 200 साल से ज्यादा भारत को पराधीन बना करके उसको कमजोर कर दिया और उसके सहयोगी वो रजवाड़े बने हुए थे। आज के ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप नहीं कहें, ये जो गुजराती एंड कंपनी है, और मैं बराबर कहता रहा हूं कि भारत आज गुजराती उपनिवेश में तब्दील हो गया है। 2 गुजराती सत्ता में, 2 गुजराती उद्योग जगत में, चारों तरफ जो मोनोपोली है कि अंबानी और अडानी को ही सारे ठेके मिलेंगे, सारी संस्थाओं पर, सारे उद्योग धंधों पर, सारे संसाधनों पर ये बैठ जाएंगे, बाकी जो उद्योगपति हैं उन पर दबाव डाला जाएगा। इस मोनोपोली के राहुल गांधी खिलाफ है और वही उन्होंने बात लिखी। तो जो उन्होंने संबंध जोड़ दिया राजा रजवाड़ों से ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगाया गया राहुल गांधी के खिलाफ। और यह भी बीजेपी और आरएसएस की बड़ी तगड़ी स्ट्रेटजी है। दिया कुमारी को लगाया गया, और ये दोनों ही लोग पूर्व कांग्रेसी हैं। इनके जरिए बीजेपी माने मोदी एंड कंपनी, गुजराती कंपनी, वो अपना खेल करती है कि राहुल गांधी को कमजोर किया जाए, राहुल गांधी के खिलाफ पूरा डिस्कोर्स खड़ा किया जाए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भांजा कि साहब हमारे इतिहास को आप नहीं जान रहे हैं, इतिहास की कोई जानकारी नहीं। अरे साहब, इतिहास तो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाप दादा तो गद्दारी कर रहे थे 1857 की क्रांति में। ये कौन नहीं जानता है? इस इतिहास को समझा जाए क्या? ये राहुल गांधी ने नहीं कहा जाना चाहिए था। बहुत सारे राजे रजवाड़े थे जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। कुछ ऐसे थे जो नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लड़ रहे थे। लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई लड़ रही थी। लखनऊ में जहां मैं बैठा हूं, उदा देवी पासी, बेगम हजरत महल लड़ रही थी। जब अंग्रेज कानपुर से लखनऊ की तरफ कूच कर रहे थे तो उन्नाव के आसपास के दर्जनों गांव के पासियों ने पत्थर बरसाए थे अंग्रेजों के उस पूरे सैनिकों पर। यह भी एक इतिहास है। लेकिन राजे रजवाड़े वो अंग्रेजों की गुलामी दलाली कर रहे थे। लेकिन सब नहीं, कुछ। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को काहे मिर्ची लग गई? क्योंकि सच समझ में आ गया इसलिए। दिया कुमारी भी वही बात कह रही है। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि मैं व्यापार के खिलाफ नहीं हूं, व्यवसाय के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि ये तो जरूरी है देश के डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के सृजन के लिए, लोगों को सशक्त बनाने के लिए चाहिए। लेकिन व्यापार में मोनोपोली के खिलाफ हूं। ये नहीं होगा कि लखनऊ एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बिजली घर, कोयले की खदानें, जमीनें, समुद्र तट सब चले जाएंगे अडानी अंबानी को, बाकी और कोई उद्योगपति नहीं होगा। और ईडी की रेड कहां पड़ी, सीबीआई के कहां रेड पड़ी? उन पर पड़ती है और 2 महीने के बाद, 4 महीने, 6 महीने के बाद वो सरेंडर कर देते हैं। अडानी साहब उनकी कंपनी खरीद लेते हैं। ये खेल हो रहा है इस देश में। इसको राहुल गांधी एक्सपोज न करें, और जब वो एक्सपोज कर रहे हैं तो मिर्ची लग रही है। स्वाभाविक है मिर्ची लगना। अब जरा उस डिस्कोर्स की तरफ आते हैं कि आरएसएस ने जो पक्ष लिया है आज राजतंत्र का, वो दरअसल वो पुरातन पंथी है ही, प्रतिक्रियावादी है ही। उसे राजतंत्र चाहिए, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। उसे संविधान नहीं चाहिए, मनुस्मृति चाहिए, उसमें उसका कोई विश्वास नहीं है। तो आरएसएस ने जो आज लेख लिखा है राहुल गांधी के खिलाफ, उससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आरएसएस की तो मानसिकता ही है कि इस देश में राजतंत्र स्थापित हो, वो राजा बनाए। और आरएसएस में जिस तरह के लोग हैं, वो उस पेशवा दौर के कि जिनके राजतिलक से ही राजा बनता था, ये राजतिलक चाहते हैं।
ये वोट नहीं चाहते लोगों का। लोगों को वोटिंग अधिकार से वंचित करके राज तिलक के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप राजा बनाना चाहते हैं। और अम्बेडकर ने क्या कहा था कि रानी की तो नसबंदी हो गई है, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, लेकिन आरएसएस के मन का और जो ख्वाब है वो अभी भी हिलोरे मार रहा है। मोहन भागवत जी अब पूरा होने वाला है नहीं, आप कितना भी हाथ पांव मार लीजिए। राहुल गांधी तो वहां से निकल करके और जमीन पर आकर के खड़े हो गए। राहुल गांधी तो गरीब आदमी के साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी ने तो अपने पूरे एलिटिज्म को खत्म कर दिया, छोड़ दिया, अपने आप को वर्ग से वर्ग त्याग दिया, वर्गच्युत हो गए राहुल गांधी। और अगर मैं ये भी कहूं कि वो व्यक्ति वो उस जाति से भी उसका कोई खास लेना देना नहीं है, उस पूरे तंत्र से। उनके दादा नाना परनाना ब्राह्मण रहे होंगे, नेहरू जी ब्राह्मण थे, लेकिन वो इस पूरे परिवार में अब चीज नहीं दिखाई पड़ती। तो डी कास्ट और डी क्लास जो राहुल गांधी ने अपने आप को किया है, वो उस डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने वाला है। अनुसरण तो इसका होना चाहिए था, अनुकरण इसका होना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके उसके खिलाफ खड़ा हुआ जा रहा है। अब मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूं, क्या ये बीजेपी का सेल्फ गोल है? अगर वो ये कर रही है, राजा रजवाड़ों की बात उठा रही है, व्यापारियों की बात उठा रही है, मुझे लगता है कि ये सेल्फ गोल नहीं है। असल में बीजेपी के पास कुछ है नहीं, ना झारखंड में उसके पास कुछ है, ना महाराष्ट्र में कुछ उसके पास है। इसलिए वो डिस्कोर्स को बदलना चाहती है, वो नैरेटिव नहीं बनने देना चाहती कि संविधान, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये डिस्कोर्स आए जो जाति की पूरी व्यूह बनाती है, व्यूह रचना करती है भारतीय जनता पार्टी। वो कहीं लाइन कांग्रेस पार्टी ना ले ले, इसलिए कांग्रेस पार्टी को भटकाया जाए, घेरा जाए राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी कोई घिरने वाले व्यक्ति अब है नहीं। राहुल गांधी ने अपने आप को डी कास्ट और डी क्लास ही नहीं किया है, वो सत्ता से भी अपने आप को दूर किया है। वो सत्ता का जो पूरा व्यामोह होता है उससे अपने आप को मुक्त किया है। और ये जो मुक्त व्यक्ति है उससे टकराना इतना आसान नहीं है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में इसका चुनावी असर मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बदहवासी को दिखाता है कि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, उसके घबराहट को दिखाता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो बेवजह के डिस्कोर्स लेकर के आ रहे। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस बात को जरूर समझना होगा अंत में कि जो आरएसएस खेल कर रहा है वो असल में उसकी अपनी पॉलिटिक्स ही नहीं है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है। और आज के दौर में उस आरएसएस के पूरे हिंदुत्व, जिसमें राजतंत्र है पूरा, और वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, ये तीन चीजें हैं उस हिंदुत्व का डीएनए है एक तरह से। तो राहुल गांधी उसके सामने सीधा संविधान का डिस्कोर्स, कास्ट सेंसस का, 50% रिजर्वेशन बढ़ाने का, जुडिशरी में रिजर्वेशन, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन, ये सब करने का जो डिस्कोर्स खड़ा कर रहे हैं, उससे घबराहट बीजेपी में पैदा हो रही है। और इसीलिए वो अपने गुर्गों के जरिए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया।